तो इनिशियली हम लोग सी शार्प से स्टार्ट लेंगे, जिसमें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना छोटे मोटे प्रोग्राम बनाएंगे आज। और उसके लिहाज से देखेंगे कि इसमें डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। और इसके अंदर जो हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि हम 70% जो है ना वो टूल को यूज करेंगे और 30% कोड को करेंगे, तो उसका भी थोड़ा सा आपको चीजें दिखाएंगे। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी तकरीबन हम यही अप्रोच को यूज करेंगे, बल्कि इसमें तो समझ लें 90% हम लोग टूल ही को यूज करेंगे। और उसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को देखेंगे, वो किस तरीके से बनती है, डेटाबेस ट्रिगर्स किस तरीके से बनते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स क्या है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है ना फंक्शन वगैरह किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें इसके। फिर इसके अंदर हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, तो इसके अंदर हम लोग कंप्लीट जो है ना वो सेल परचेज का सिस्टम इसके अंदर बनाएंगे। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमारे पास जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, स्कूल सिस्टम है, वो भी आपको एज असाइनमेंट देंगे जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो यानी एक कंप्लीट एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर हम क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी यूज करेंगे बैकएंड के ऊपर। जैसे कोई इनवाइस वगैरह आपने जनरेट किया तो उसका प्रिंट आउट लेने के लिए हम क्रिस्टल रिपोर्ट को भी इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे और उसको यूज करेंगे। यानी उसके बाद ASP.NET MVC है। ठीक है, तो हम लोग कर ये रहेंगे, अगर आप जैसे मेरी प्रीवियस क्लास की वीडियोस को भी देखें तो ज्यादा टाइम जो है ना वो एमवीसी के ऊपर लगाते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि तकरीबन आपके पास 70 to 80% चीज एमवीसी कोर के अंदर वही है जो कि एमवीसी के अंदर। और ज्यादातर जो आपके इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं उसके अंदर भी यही होता है कि ये चीज एमवीसी में ऐसे होती है तो एमवीसी कोर में कैसे होती है। इसका मतलब यही तकरीबन 70% तो वही अप्रोच यूज होती है जो कि एमवीसी में अप्लाई करते हैं। सिर्फ एमवीसी कोर में कुछ चीजें नई आती हैं जो कि हम लोग फिर उसके लिहाज से कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है ना कंप्लीट एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लेके चलते हैं, जिसमें पूरा शॉपिंग कार्ड ही बनवाते हैं, सर्चिंग पेज, रजिस्ट्रेशन पेज। फिर इसके अंदर आपके पास जो है ना मॉडल बेस जो है ना वर्किंग करवाते हैं। और आपको टैम्पलेट यूज करवाते हैं, यानी टैम्पलेट पे ही सारा काम करवाते हैं। जैसे आप एडमिन पैनल किसी पे बनाएंगे, फिर इसके अलावा आप कंप्लीट ई कॉमर्स की साइट भी जो है ना उसी पे जो है ना वो लेकर चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है ना हम लोग ज्यादा जो है ना इस टैम्पलेट को लेकर चल रहे हैं। पहला वॉच का टैम्पलेट है ये। इसी को कंप्लीट जो है ना वो हम लोग बनाते हैं। जैसे ये आपको समझ लें शॉपिंग कार्ड है, ये पार्शियल व्यू से हम बनाएंगे। फिर जैसे सर्चिंग पेज वगैरह है, लिस्ट व्यू के अंदर किस तरीके से आएगा इसको देखेंगे। फिर यही चीज अगर हमें बॉक्सेस के फॉर्म के अंदर चाहिए तो उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होती है। ये देखें इस तरीके से आएगी। फिर ऐड टू कार्ड किस तरीके से बनेगा, आपका शॉपिंग जो है पेज किस तरीके से आएगा। फिर चेकआउट जो है ना वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो ये सारा कंप्लीट है, तो हम लोग जो है ना देख रहे हैं। अब तो ये है कि जो है ना हमारी जो प्रीवियस क्लास की वीडियोस हैं वो भी तकरीबन रेडी हैं। तो हम लोग खाली जो है ना वो बातें नहीं कर रहे, इसको हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर चल रही हैं। उसके बाद जो है ना जब हम लोग ये चीजें कर लेंगे तो जैसे कोर्स आउटलाइन के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप एमवीसी कोर के अंदर ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। अब एमवीसी कोर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी भाई। इसके अंदर जैसे वेब डॉट कॉन्फिग की फाइल ही नहीं होती, फिर उसकी जगह पर क्या लेके आते हैं। फिर इस तरीके से जहाँ पर जो है ना हम लोग एमवीसी के अंदर जो है ना दो पैटर्न आपको पढ़ाते हैं। ये बेसिकली पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग है। एक तो इसके अंदर हम लोग जो है ना रिपोजिटरी पैटर्न है उसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है ना फैक्ट्री पैटर्न है वो भी हम पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर जो इनहेंसमेंट आई है, जैसे आईओसी कंटेनर वगैरह इन्होंने एमवीसी कोर के अंदर दे दिए हैं, वो हम स्टडी करेंगे। फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल को, वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी ऑब्वियसली जो चीजें इसमें नई होंगी वो यहाँ पर सारा। फिर उसके बाद यहाँ पर वेब एपीआईज, तो ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो इसको भी हम देखेंगे कि कंप्लीट क्रूड ऑपरेशन जो है ना वेब एपीआई भी किस तरीके से बनाया जा सकता है। और फिर उसके अंदर आप रेस्टफुल एपीआई किस तरीके से बना सकते हैं और उसको यूज किस तरीके से करेंगे। यानी एपीआई सर्विस को हम जेक्यूरी पे जो है ना आपको यूज करके दिखाएंगे। और इसके अलावा क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म पे कहीं और भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग पाइथन को स्टार्ट करेंगे, डेटा साइंस को। दरअसल हम लोग यहाँ पर जो भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना वगैरह आपको दिखा रहे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना एडमिन पैनल के लिए, एडमिन पैनल का जो काम होता है ना वो ये होता है कि वो अपने ज्यादातर जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ना वो ग्राफ की सूरत में बना। जैसे आपके पास किस प्रोडक्ट पर सेल लगानी चाहिए, कौन सी जो है ना प्रोडक्ट ज्यादा और ये यानी हर चीज जो है ना वो ग्राफ के फॉर्म्स के अंदर हम बनाते हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाएंगे।
मॉडल्स के लिए आपको जो है ना शुरू से हम लिस्ट पे लेके चलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा से लेके चलेंगे। उसमें आपके डिफरेंट जो है ना डाटा सेट्स हम लेंगे, वो आप डेटाबेस से भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं, आपको करके दिखाएंगे। अब इसमें इनिशियल जो आपके पास होगा पाइथन के अंदर, वो हम जो है ना बाइनराइजेशन वगैरह को देखेंगे, लेबलिंग्स को देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर डिफरेंट एल्गोरिथम्स है वो अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है कि जिसमें यानी बच्चे को आपको ट्रेन करते हैं, जिसमें छोटा बच्चा होता है ना उसको खुद से ट्रेन करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो चलना सीख जाता है तो फिर उसको हम यहाँ में छोड़ देते हैं। और अनसुपरवाइज में ये होता है कि एक बच्चे को हमने मार्केट में ऐसे ही छोड़ दिया और वो खुद ब खुद सीख रहा है। तो ये सारी चीजें, यानी इसमें खाली ये है कि आपके पास जो है ना पाइथन को हम जो डाटा साइंस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए मीनिंगफुल वे के अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट चार्ट्स को हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लेके आएंगे। फिर इसमें हम डिफरेंट डेटा एग्रीगेशन वगैरह का जो डेटा जो है वो आपके पास वहाँ पे आएगा, तो उसको फिर हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होता है। और फिर उसके अंदर ये सारी चीजें आपके पास, फिर इसके अंदर एपीआई वगैरह को यूज करेंगे। और ये आपके पास रेस्टफुल एपीआई को हम यहाँ बनाना सीखेंगे, जिसको हम अपने पास यहाँ एप्लीकेशन के अंदर यूज करें। तो ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया है डाटा साइंस का जो पाइथन के साथ, और इसको हम लोग अपने पास डेस्कटॉप के अंदर या वेब के अंदर या एमवीसी कोर के अंदर apply कर सकते हैं। ठीक है जी, सवाल कुछ कर रहे हैं? जी, मेरा एक सवाल ये था कि डॉट नेट कोर जो है यूजुअली मैंने ज़्यादा सुना ये है कि लिनक्स पे यूज़ हो रही है, इसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है क्योंकि पहले जावा था, बैंक्स में ये डिफरेंट जगहों में जावा यूज़ होता है ना ताकि कि वो लिनक्स पे है वो। हाँ देखिए लिनक्स इसके, फ्री सोर्स है तो यूज़ कर रहे हैं, तो डॉट नेट कोर जो आया वो इसकी बेसिक वजह ये थी कि वो लिनक्स पे यूज़ हो सके, डिप्लॉयमेंट हो सके, तो उस हवाले से क्या होगा इसमें? कुछ देखिए होगा? इसके अंदर ये है कि मैं आपको जो है ना फ्री होस्टिंग जो है ना इसकी ASP.NET की, उसके ऊपर आपको दोनों तरीके से डिप्लॉय करके दिखा देंगे। इस वक्त जो अगर हम एमवीसी पे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो IIS जो विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर है उस पर डिप्लॉय होता है। जबकि अगर आप एमवीसी कोर पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो कैस्ट्रॉल के सर्वर के ऊपर जो डिप्लॉय होता है, जो लिनक्स बेस होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि एमवीसी पे जो प्रोजेक्ट बनता है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो अपना फ्रेमवर्क पे उसमें मुश्तमिल होता है, जो कि विंडोज का पार्ट होता है। ऑब्वियसली अब वो ऐसे तो विंडोज के अलावा कहीं और होता नहीं है। जबकि एमवीसी कोर जो है वो एन्यूगेट की लाइब्रेरीज पे मुश्तमिल होता है, जो कि हम जो है ना फ्रीली ओपन सोर्सेज पर डाउनलोड कर लेते हैं, और उसको फिर कहीं पर भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना आपको एंटिटी फ्रेमवर्क या डॉट नेट फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, क्योंकि इन्होंने जो, हाँ बैंक्स में यूजुअली खत्म ही कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता विंडोज़ क्योंकि ये लोग ये चाह रहे हैं ज़्यादातर लिनक्स पे जाएँ। हाँ, तो कोई मसला नहीं। तो देखिए हम हुँ, पूरा प्रोजेक्ट, हुँ, हम तो पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो आपको इस पे कवर करवाएंगे कि आपके पास जो है ना एमवीसी का पूरा प्रोजेक्ट, ई कॉमर्स में जैसे एप्लीकेशन है उसको जो है ना वो एमवीसी कोर के ऊपर कन्वर्ट कर, ये तो हम जो शुरू से यही जो है ना वो लेके चल रहे हैं, और ये अभी हम कवर करवा भी रहे हैं। दरअसल एमवीसी जो है ना वो आसान होता है, एमवीसी कोर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग पहले हुँ। जो है ना चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे रिपोजिटरी पैटर्न है, फैक्ट्री पैटर्न है, फिर आईओसी कंटेनर वगैरह, इन सबको ना हम लोग इसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं। फिर इस तरह से जैसे एंटी फ्रेमवर्क मॉडल की थ्री अप्रोचेज है, कोड फर्स्ट है, डेटाबेस फर्स्ट है, मॉडल फर्स्ट है। तो वो अप्रोचेस एमवीसी में पढ़ना आसान है, जबकि एमवीसी कोर के अंदर जाहिर सी बात है उसकी सर्विसेज बनानी पड़ती हैं, फिर उसको जो है ना वो स्टार्टअप के अंदर डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसको यूज करना पड़ता है। वो एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। तो वो अगर आपने पहले आसान तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप फिर मुश्किल तरीके से भी उसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा ये टारगेट है कि हम दोनों चीजों को जो है ना वो कवर करेंगे। और उसके लिहाज से फिर अब ज्यादातर अब तो जो काम हो रहा है वेब सर्विसेज के ऊपर हो रहा है, यानी आपके पास माइक्रो सर्विसेज वगैरह आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं या रेस्टफुल एपीआई जो बना रहे हैं उसके थ्रू जो है काम हो रहा है। तो वही जो अप्रोच फिर हम यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ पर डेटा साइंस पाइथन से जो आपके पास डेटा एक्सट्रैक्शन का मॉडल है उसको यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है जी। अच्छा बस एक सवाल और है, वो शायद आप हाँ बताएँ, वो वही कि प्रीरिक्विज़िट हमारे पास सिस्टम में क्या-क्या होना चाहिए? विंडोज़ वर्ज़न हर चीज़ का भी बता दीजिए। या ठीक आप है सब, बताएँगे तो फिर हाँ हाँ, बिल्कुल मैं अभी बता रहा हूँ वही। देखें आपको सबसे पहले तो ये है कि आपके पास विंडोज इंस्टॉल होनी चाहिए। देन उसके बाद फिर आपके पास जो है विंडोज 10 आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे विजुअल स्टूडियो 2022 के ऊपर ना डाउनलोड। अब देखिए सबसे, अब जैसे हम लोगों ने खुद अभी ये ना लास्ट ईयर ही हम लोगों ने खरीदा था ना, हम लोगों ने तो बल्कि 2019 खरीदा था, तो वो हमें तकरीबन पड़ा था 16 लाख रुपए।
जबकि अब माइक्रोसॉफ्ट ने ये कर दिया है कि 2023 के अंदर 2023 से इन्होंने ये कर दिया है कि आपके पास ना विजुअल स्टूडियो जो है इन्होंने फ्री कर दिया है, और ये आप इजीली जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। कि आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको डाउनलोड करना है ये कम्युनिटी एडिशन। प्रोफेशनल नहीं करना, एंटरप्राइज नहीं करना, कम्युनिटी एडिशन पे आप जाएंगे या फ्री डाउनलोड के ऊपर आप जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक तस्वीर भी उन्होंने इस किस्म की बनाई है कि भाई ये आपको गरीब लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना तो पहले इसके अंदर यही मसला था कि 16-17 लाख रुपए एक सॉफ्टवेयर खरीद के, क्योंकि अगर इसके दूसरे, जैसे हम लोगों ने तो एंटरप्राइज में से खरीदा था, तो उसका रीजन ये था कि हम लोग तो कंपनी के तौर पर उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर मसले माइक्रोसॉफ्ट छापा मार देता। जबकि स्टूडेंट लेवल के ऊपर या फिर आप जो है ना अगर फ्रीलांसर के तौर पर वर्क कर रहे हैं और कंपनी में, तो कम्युनिटी एडिशन चल रहा था, इसमें सब कुछ है। अब तो पहले ये था कि रिस्ट्रिक्शंस थी कि बहुत सारी चीजें इसमें नहीं होती थी, लेकिन अब तो मैंने ये देखा है, मैं भी बल्कि इसको यूज कर रहा हूँ। यानी मेरे पास भी जो विजुअल स्टूडियो है वो 2022 में कम्युनिटी एडिशन ही किया हुआ है, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेंगे, इसके अंदर जो है ना सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो उसके बाद जो है ना आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास भी जो स्टॉल है यही कम्युनिटी एडिशन है, 2022 इसमें स्टॉल है। और इसके अंदर आप सारे, इसके अंदर देखें जो आपको चीजें इंस्टॉल करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे पास भी इंस्टॉल हुई है वही आप भी लोग कर लें। विजुअल स्टूडियो, ये इस किस्म की एक विंडो ना आपके पास आ जाएगी जब आप विजुअल स्टूडियो चला रहे हैं। इसके अंदर आपको जो इंस्टॉल करना है, तो आपको ASP.NET कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर .NET डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट करना है। तो फिलहाल तो मैंने ये दो चीजें ही की हुई है। आगे चल के जब हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर आप जो है ना इसको भी कर लेंगे, पाइथन डेवलपमेंट, इसको भी आप देख लेंगे। वैसे मैं जो है ना एनाकोंडा के ऊपर जो है ना उसको कवर करवा रहा हूँ, स्पाइडर को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पाइथन इनका नेटिव नहीं है। ज्यादा बेस्ट जो है ना वो आपको जो है ना वो एनाकोंडा जो है ना वो यूज होगा, तो उसी को मैं यूज करवाऊंगा। हाँ सर, मेरे पास यहाँ पर कॉल है सर, एनाकोंडा वो आगे की चीजें सर मैं अभी नहीं बता रहा, तो आप install करवाओ। एक तो ये करना है, फिर दूसरा इसी के अंदर जो है ना आपको स्पाइडर मिल जाता है, वो भी फिर हम आपसे स्पाइडर जो है क्या चीज है। ये सब चीजें ऑलमोस्ट यू नो फ्री हैं। अच्छा, एक तो आपने ये इंस्टॉल कर लिया, दूसरा आपने करना ये है कि आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल। अब एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है ना आप यहाँ पे जाएंगे, एसक्यूएल सर्वर फ्री डाउनलोड। तो ये भी जो है ना पहले हम बड़ा मसला होता था, एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोडिंग वगैरह के इश्यूज आते थे, और फिर इसको इंस्टॉल करना भी मसला होता था। तो ये आपको देखें दो चीजें इसमें नजर आ रही है, जैसे हमने लिखा ना एसक्यूएल सर्वर फ्री डाउनलोड, एक एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड है, दूसरा एसक्यूएल सर्वर का SSMS है। तो ये दोनों आपको इंस्टॉल, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इंस्टॉल कर लेंगे एसक्यूएल सर्वर। तो उसमें ना आपको ये विंडो नहीं मिलेगी, तो ये जो इसका SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो होता है ना, ये नहीं मिलता। एसक्यूएल सर्वर आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैं आपको ये इसकी जो ना मैंने वीडियो एक बना के रखी हुई थी, ये मैं आपको ना शेयर भी कर दूंगा। वैसे इस वीडियो के अंदर भी आ जाएगी, तो वो आपको वैसे ही मिल जाएगी यहाँ पर पुरानी क्लास के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप इसका बड़ा होता है। ये वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी वीडियो दिखाना चाह रहा था, तो ये हमारी पुरानी क्लास चल रही है ना, उसमें मैंने हाँ वो क्या अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, पहले आप ये कर लें उसके बाद फिर मैं पूछ लेता हूँ, वो ASP.NET के हवाले से है। चलें ठीक है, बस ये इंस्टॉलेशन जरा बता दूं फिर मैं आपसे लेता हूँ। जी। मैं इंस्टॉलेशन बता दूं फिर मैं आपसे सवाल लेता
तो इसके अंदर जो है ना हाउ वी कैन इंस्टॉल दी एसक्यूएल सर्वर, इसकी वीडियो। तब इसमें जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई आपने ये करना है कि एसक्यूएल सर्वर के दोनों वर्जन में इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड के बाद जो एसक्यूएल सर्वर है ना, उसके अंदर जो है आपने ये करना है, जैसे ये आपको इस किस्म का एक सेटअप मिल जाएगा, इसमें आपको डबल क्लिक करना है, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन के पास आ जाएगा। देन इसके अंदर आपने चूज करना है कस्टम, और कस्टम के बाद ये आपसे फोल्डर की लोकेशन मांगेगा जहाँ पर इसकी ये मीडिया फाइल को डाउनलोड करेगा। ये थोड़ी सी बड़ी होती है तो इसको आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये एसक्यूएल सर्वर की डाउनलोडिंग इंस्टॉल पैकेजेस वगैरह सारा यहाँ पर डाउनलोड कर रहा होगा। फिर उसके बाद यानी विजुअल स्टूडियो तो आसान है, उसमें ऐसा कोई स्टेप्स नहीं आते। एसक्यूएल सर्वर के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देन फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह से चलेगा, ये पूरा पैकेज वेब पेज सारा आपका ना उस लोकेशन पर डाउनलोड कर देगा। फिर उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ जाना है, यानी इनिशियल आप इस लोकेशन पे आएंगे तो यहाँ से अपने न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन इसको चूज करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, इसको भी आपने नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पर ये सारी चीजें आपके पास पास होनी चाहिए फायरवॉल के अलावा। फिर इसके अंदर आपने जहाँ पर न्यू इंस्टॉलेशन को लेना है, ठीक है, फिर यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से इस एज़्योर एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करने को बोल रहा है, ये आप हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे, यहाँ से आपने सारी चीजें सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। सारी चीजें आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ये जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट इंस्टेंस भी रहने देंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब डिफॉल्ट इंस्टेंस अगर किसी भी जैसे मेरे पास पहले से बना हुआ था तो फिर मैंने नेम इंस्टेंस इसको दे दिया था। आपके पास तो इनिशियल फर्स्ट टाइम अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कोई भी जो है ना वो इंस्टेंस नहीं दे रहा होगा, तो डिफॉल्ट इंस्टेंस पे इंस्टॉलेशन जो है ना वो आपके पास हो जाएगी। देन उसके बाद जो है ना आप इस विंडो के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास अगर करंट यूजर ऐड नहीं हुआ हो तो आप ऐड करंट यूजर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी करंट यूजर होगा ना वो ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा था तो आप वही रहने देंगे। अगर हम मिक्स ऑथेंटिकेशन यूज करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे का यूजर नेम पासवर्ड आप दे देंगे, उसके बाद ये आपने इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। देन फिर उसके बाद ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा ना तो फिर आपको SSMS जो है ना वो इंस्टॉल करना है, यानी वो भी जरूरी है। उसके बगैर आपके पास ये जो मैनेजमेंट स्टूडियो है ना ये नहीं आता। जैसे ये वाला जो मैनेजमेंट स्टूडियो ये उस वक्त आता है जब आपके पास SSMS जो है ना वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जी अब आप सवाल कर लें। मेरे दो सवाल है। बोले। दो सवाल है मेरे। एक तो ये है कि अगर विजुअल स्टूडियो 2019 जो इससे पहले आया है हम उस पर काम कर लें, मेरे पास स्टॉल है ऑलरेडी। दूसरा, अगर एसक्यूएल सर्वर आई थिंक 2012 के बाद शायद 2018 या 19 आया था, अगर हम 12 पे काम कर लें तो चलेगा या हमें हर चीज लेटेस्ट ही चाहिए? नहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस में यूज करता हूँ तो मैं 2019 वहां पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं घर पे जो इस्तेमाल कर रहा हूँ 2022 में जो है ना वो कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 2019 मेरे पास ना एंटरप्राइज रखा हुआ है, 2022 ऑब्वियसली वो एक्सप्रेस कम्युनिटी, एडिशन है, एक्सप्रेस में हाँ लिमिटेशंस होती हैं। बल्कि कम्युनिटी एडिशन है वो दरअसल, लेकिन इसमें कम्युनिटी एडिशन में कोई हम्म मसला नहीं है कि मैं भी पहले नहीं करता था, लेकिन मैंने अब तो हम्म अपने लैपटॉप पे भी आपको उस चीज सारी इंस्टॉल करके इसको किया है। इसके दो रीजन है, एक तो ये है कि डॉटनेट कोर वगैरह के अंदर जो है ना वो आपको 3.0 दे रहा होता है अगर आप 2019 के ऊपर जाएंगे ना, तो जब नहीं, वो भी डन है। एसक्यूएल सर्वर का बता दें, मैं समझ गया। वो तो लेटेस्ट चाहिए विजुअल स्टूडियो, समझ गया। लेकिन ये एसक्यूएल सर्वर का चल जाएगा एसक्यूएल 2012 या?
एसक्यूएल सर्वर में सिर्फ मसला ये होता है कि अब जैसा मैं यहाँ पर अगर 2022 यूज कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको बैकअप दूंगा तो आपके पास रिस्टोर नहीं होगा, या तो फिर आपको ठीक है, स्क्रिप्ट देना पड़ेगा डन दूसरे है, से। डन, ठीक है, तो वो एक दफा कर डन लेते है हैं, वो, और इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, वरना मैं वो तो। डन है, ओके, ठीक है। अच्छा जी, आज जो है, आज का जो हमारे ठीक पास है, टॉपिक है वो ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि डेटाबेस किस तरीके से बनाएंगे, और डेटाबेस के अंदर ईआर डायग्राम वगैरह क्या होती है, किस तरीके से अप्लाई होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम जो है ना वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद फिर हम जो है ना नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो क्लास। तो डेटाबेस क्या होती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं जिसमें एक ऐसा सिस्टम हम डिजाइन करते हैं जिसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपस में लिंक होती है। हम इसकी मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर है, तो फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चीज जो है ना, या फिर आपकी कोई भी फैमिली मेंबर ऐसा नहीं है कि जो आपस में लिंक ना हो। एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि ये जो कोई भी सिस्टम जो होता है वो एक ट्री की फॉर्म के अंदर होता है, यानी सबसे पहले इसके अंदर कोई टॉप हिरार्की, यानी टॉप से कोई चीज आती है, फिर उसके अंदर जो है ना उसकी ब्रांचेस बनती है, फिर उसकी ब्रांचेस बनती है, फिर उसकी ब्रांचेस बनती है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट सिस्टम जो है ना वो डेवलप हो रहा होता है। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सबसे पहले आपके दादा है, फिर आपके जो है फादर है, फिर आप उसके चचा है, फिर आप लोग आए, फिर उसके बाद जो है दूसरे लोग हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो आपस में लिंक होती हैं, और वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स को होल्ड करते हैं। जैसे आप ये देखते हैं ना कि आपके घर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जिसकी कोई रिलेशनशिप ना हो। जैसे कोई ताया हुआ है, कोई फूफा हुआ, कोई चचा हुआ, कोई मामू हुआ। ये बेसिकली है क्या, ये रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप जो है ना होना जरूरी है किसी भी सिस्टम के अंदर। अगर उसके अंदर रिलेशनशिप नहीं है तो वो हमारे पास सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब हमारे पास जो रिलेशनशिप्स होती हैं, सबसे जो प्राइमरी रिलेशनशिप होती है वो पेरेंट टू चाइल्ड होती है, और इसके अंदर जो रिलेशनशिप हमेशा होल्ड करता है वो चाइल्ड होल्ड करता है। जैसे आप अपना नाम जहाँ पर भी लिखते हैं तो अपने फादर का नाम लिखते हैं, लेकिन आपके फादर जहाँ अपना नाम लिखते हैं तो वो अपने बच्चों का नाम नहीं लिखते। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से उसको स्टार्ट लगे। जैसे जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं ना, तो सबसे पहले जो डायग्राम हमारे पास बनती है वो ER डायग्राम होती है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अच्छा, मैंने अभी इसके स्टार्ट में आपको बताया था कि भाई हम लोग जो है ना इस वक्त 70 to 80% टूल यूज करेंगे, क्योंकि आप अगर टूल से कोई काम करते हैं तो आपको सारी जिंदगी याद रहता है। अगर आप कोड लिखेंगे तो आज नहीं तो कल आप भूल जाएंगे। कोड भी करवाएंगे इसके अंदर, और उसके अंदर भी हम देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और पैटर्न्स को किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर। तो अभी मुझे एक डेटाबेस बनानी है, और डेटाबेस है हमारे पास एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की। उसको हम देखते हैं किस तरीके से डिजाइन करें। डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए जो डायग्राम हम यूज करते हैं उसका नाम है आर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी हम हर उस चीज को कहते हैं जो सिस्टम में अपना एक रोल प्ले करती है, और जिसकी ना होने से आपका सिस्टम जो है ना वो नहीं चलेगा। तो हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें उसको बनाने गए तो हमारे पास जो ले मैन था, यानी शॉपकीपर, दोस्तों मैंने पूछा कि भाई आप अपना सिस्टम बताएंगे, आपका सिस्टम चलता है, तो वो कुछ इस किस्म की कहानी जो है ना वो आपको बताएगा, जिसके बाद आपको सिस्टम डिजाइन करना हो। यानी वो ये कह रहा है मेरे पास एक शॉप है जिसमें हम बहुत सारी कैटेगरीज प्रोडक्ट रखते हैं। वो प्रोडक्ट जो है वो हम डिफरेंट सप्लायर्स से लेते हैं। उन सप्लायर्स यानी जो प्रोडक्ट होती है उनको कस्टमर लेने के लिए आते हैं, और हमारे एम्प्लॉय जो है उसको बेचते हैं। अब ये एक बिजनेस लॉजिक है। अब एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे कस्टमर्स को बेची जा सकती है, और एक कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद सकता है। अब वो इससे ज्यादा आपको नहीं बताएगा, इससे आगे की जो कहानी है वो आपको खुद रहा है। जैसे ये मैं डेटाबेस डायग्राम बना रहा हूँ, अब आप लोगों का साइन ये होगा कि आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर कहानी आप जाए, खाली ओपीडी सेक्शन की मैं सुना रहा हूँ, वो ये है कि एक ओपीडी सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। ठीक है, उन डॉक्टर्स को बहुत सारे पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं। एक पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा सकता है, एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट को देख सकता है। फिर डॉक्टर को पेशेंट पेशेंट जो है डॉक्टर को तक नहीं दिखा सकते जब तक उसका अपॉइंटमेंट ना ले। जब वो अपॉइंटमेंट ले लेता है, उसको दिखा देता है, तो वो लोग इसको की प्रिस्क्रिप्शन राइट करता है, प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिसिन और लैब टेस्ट। ये एक कहानी है। अब इसकी आगे भी बड़ी लंबी कहानी होती है जनाब। अगर उसको ज्यादा तबीयत खराब है, उसको एडमिट करना पड़ेगा, उसको रूम अलॉट होगा, उसका ऑपरेशन होगा, उसके प्रोसीजर्स होंगे एंड सो ऑन।
वो भी एक लंबी डेटाबेस बनता है। तो अभी हम पहली डेटाबेस बना रहे हैं, दूसरी वाली डेटाबेस जो है ना वो इसी तरीके से बनेगी, वो आप लोग असाइनमेंट। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, और जो मुझे डेटाबेस बनानी है उसका नाम है ई कॉम टीबी। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पर मैं आज एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखूंगा और ये पूरी डेटाबेस बन जाएगी। ई कॉम डीबी, तो ये हमने डेटाबेस बना दी। अब उसके अंदर जो डेटाबेस डायग्राम हम चूज करेंगे इसको बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर डेटाबेस डायग्राम पे जाएंगे, ऐसे न्यू डेटाबेस डायग्राम, ये आपके पास आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने जो पहला वाला जो सिस्टम था, यानी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन, उसके अंदर से आपने क्या करना है, एंटिटीज को फाइंड आउट करना है। वहां पर एंटिटी कौन कौन सी एंटिटी है, मैंने बताया हर उस चीज को कहते हैं जो सिस्टम में अपना एक रोल प्ले करती है और जिसके ना होने से सिस्टम नहीं चलेगा। तो पहली जो चीज होती है ना, हम लोग एंटिटीज को डिफाइन करते हैं। एंटिटीज यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, कैटेगरी एंटिटी। मैंने एक नया टेबल बना लिया और उसको मैंने नाम दे दिया कैटेगरी एंटिटी हो गई। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट एंटिटी, फिर इसके लिए भी मैंने एक नया टेबल बना लिया, प्रोडक्ट भी एक एंटिटी हो गई। फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई ये सब चीजें उसने मुझे बताई थी, उससे मैंने अखज की उसकी थ्योरी। अब इसमें ये है कि मैं आपको एक बुक दे दूंगा के अंदर ना बहुत सारी डेटाबेसेस बनी हुई है, और इसी अप्रोच से उसके अंदर जो है ना आपके पास डेटाबेस डायग्राम्स भी जो है ना वो हमने बनाए। अब इसमें बहुत सारी जैसे प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, एचआर, पेरोल, बहुत सारी ना आपको डेटाबेस की सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताई थी किस तरीके से ये एक थ्योरी होती है, फिर उसकी आप डेटाबेस डायग्राम बनाते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट से ये पूरी। ये बुक मैं जो है ना आपको गूगल क्लासरूम में बनाएंगे, उसके अंदर अपलोड कर देंगे। ये अपेंडिक्स, ये कॉमन डाटा मॉडल। अब इस कॉमन डाटा मॉडल के अंदर ये सारे बने हुए हैं, जैसे कस्टमर ऑर्डर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल, एसेट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोर्स मैनेजमेंट। यानी इन फ्यूचर में अगर आपको कोई डेटाबेस बनानी है ना, तो अब ये पूरी वो इसकी वो थ्योरी लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बताई थी उर्दू में ना। फिर उसके बाद ये इसकी ये लेवल वन की ईआर डायग्राम बनेगी, फिर उसकी कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह से बना हुआ है। तो यही सब चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी करें। ये मैं आपको बुक दे दूंगा, तो आगे चल के आपको कोई डेटाबेस इस तरह से बना रही हूँ, तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट ही यहाँ से होता है जब हम डेटाबेस बना लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कैटेगरी का एक टेबल बना लिया, यानी जो हमने एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना था, प्रोडक्ट का एक टेबल बना दिया। फिर हमने यहाँ पर सप्लायर का एक टेबल बना दिया। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना कस्टमर का एक टेबल बना दिया। फिर उसके बाद हमने एम्प्लॉय का एक टेबल। फिर उसके बाद देखिए सिंपल सा रूल ये है, जब भी आप कोई टेबल बनाएंगे उसमें एक प्राइमरी की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो प्राइमरी की हम यूज करते हैं वो ऐसी होती है जो ऑटो जनरेट होता है। एक प्राइमरी की होती है, एक कैंडिडेट की होती है। कैंडिडेट की वो होती है जो कि हम लोग उसको डाटा को कॉल करने के लिए, जैसे आपने अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं, कस्टमर की आईडी किसी को याद नहीं होगी लेकिन टेलीफोन नंबर उसको याद होगा, अपना ईमेल याद होगी, तो सर्चिंग पर्पस वो कैंडिडेट की क्या। जैसे प्राइमरी की क्या होती है जो कि हम लोग अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए use करते हैं। हर टेबल के अंदर आपको एक प्राइमरी की होता है, उसको ऑटो जनरेट, उसको बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ दी आईडी, डेटा टाइप आप दे देंगे इंटीजर, और इसको हम कर देंगे प्राइमरी की, जिस पे राइट क्लिक करेंगे इसको प्राइमरी। साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑटो जनरेट भी हो जाए ना, मुझे ये क्रिएट नहीं करनी, यानी और इसके अंदर मुझे वैल्यूज भी खुद से असाइन नहीं करनी है, क्योंकि ये बैकएंड पर्पस के लिए यूज होगी, तो बिला वजह से मैं उस पर क्यों अपना टाइम जाया करूँ। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशंस के अंदर इस आइडेंटिटी को हम कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपकी इसको ऑटो जनरेट वैल्यू जनरेट करता है। फिर सेम एज जो है प्रोडक्ट के ऊपर भी हम जाएंगे, तो यहाँ इसके अंदर भी मैंने आईडी दे दी,
यानी हर एक टेबल में आपको एक काम तो ये करना है। ये हम अमूमन जो है ना कस्टमर्स को नहीं बताते कि आईडी हमारी डेटाबेस खुद से मैनेज कर रही है, यानी रिलेशनशिप्स वगैरह के अंदर उसको कस्टमर को फिर जो व्यू शो करवाते हैं उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। सप्लायर सप्लायर को भी हमने आईडी देती है, उसको भी अपने प्राइमरी की असाइन करती है। फिर इसी तरीके से कस्टमर आईडी है, इसको भी हमने आईडी। ये ना अगर हम जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल यूज करें या लिंक टू एसक्यूएल को यूज करें जो आगे चल के हम यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर सही है तो वो बनते हैं, वरना वो मना होते हैं, बनाते ही नहीं। तो ये हमने सबके अंदर, यानी ये तो पहली शर्त है कि हर टेबल के अंदर जो है ना वो प्राइमरी की होनी चाहिए और वो ऑटो जनरेट होनी चाहिए। ये आपने कर दिया इसके अंदर, मैंने इसको चेक कर लिया कि हर टेबल के अंदर ये है या नहीं। तो ये देखो, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हो गए, यानी ये तीन चार नाम है इनकी कॉलम्स के ना, सो कॉलम ऐसे यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम नेम आपको आइडेंटिफाई करना है इस एंटिटी, इसको एंटिटी भी कह लेते हैं, इसको टेबल भी कह लेते हैं। तो कॉलम की डेफिनेशन सिंपल सी है, वो हमेशा आपको याद होनी चाहिए। एक कॉलम मस्ट होल्ड सिंगल वैल्यू, यानी कॉलम के अंदर लाजमी क्या आता है, एक वैल्यू। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो वो कॉलम नहीं होगा, वो टेबल होगा। जैसे कैटेगरी के अंदर कैटेगरी का नेम होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, तो ये कॉलम बनेंगे, ये टेबल नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर मैंने नेम दे दिया। अब नेम के अंदर उसको वॉशर देते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ होता है, इसका मतलब ये होता है इसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्कोर करेंगे उतनी डेटाबेस में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन मैंने इसको असाइन कर दी, तो भी हमने इसको, फिर इसी तरीके से सप्लायर है तो इसको भी हमने इसका नेम दे दिया। बाकी हम कॉलम बाद में डिफाइन करें। अब प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, प्रोडक्ट का भी नेम हो जाएगा। फिर इसके प्राइस हो जाएंगे। अब प्राइस क्योंकि नुमेरिक के अंदर हो सकते हैं तो उसको हम नुमेरिक ले लेंगे। अब इसके अंदर डेटाबेस लेवल के ऊपर ना हम इमेज स्टोर करेंगे, तो उसके लिए आप इमेज टाइप को ले लेंगे। वैसे फोल्डर में भी कर सकते हैं, डेटाबेस लेवल पे भी कर सकते हैं, इसमें बड़ा आसान है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम देखेंगे डेटाबेस लेवल पे, इवन एमवीसी में भी बड़ा आसान है। आप जैसे बैंक के अंदर साइन सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो फोल्डर में सेव नहीं करते, या केमिकल कोई फार्मूला है तो वो भी फोल्डर में सेव नहीं करते। उसके लिए हम डेटाबेस इमेज का जो है ना वो जरूर हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम नीचे आ जाते हैं, इसमें कस्टमर है, कस्टमर की नेम को यूज कर लेंगे। यहाँ पे तो ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से एम्प्लॉय है। ये ना मैंने बताया मुझे जस्ट रिलेशनशिप थोड़ी सी पढ़ानी थी, तो मैंने एक एक कॉलम ले लिया, बाकी फिर फर्दर उसको अब रिलेशनशिप बना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन किस्म की रिलेशनशिप होती है, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू। सबसे जो प्राइमरी रिलेशनशिप होती है वो वन टू मैनी की होती है, यानी एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट आ सकती है ऐसे ही, लेकिन एक प्रोडक्ट की बहुत सारी कैटेगरी। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो है ना रिलेशनशिप बनानी, तो इसमें जस्ट हमें ये डिफाइन करना होगा कि इसमें पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है, यानी पहले कैटेगरी बनेगी या पहले प्रोडक्ट। ऑब्वियसली पहले जो है ना कैटेगरी बनेगी, फिर उसकी कोई प्रोडक्ट बनेगी। जैसे शैम्पू कैटेगरी है, सोप एक कैटेगरी है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो ऑयल एक कैटेगरी है, फिर उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स, जैसे आपने सोया सुप्रीम ले लिया, दाल टाल लिए, सारे ऑयल की। तो हमें क्या करना है, इनकी रिलेशनशिप बनानी है। रिलेशनशिप बनाने का सिंपल सा रूल ये है कि हमेशा चाइल्ड रिलेशनशिप होल्ड करें। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपने दे दिया, कॉलम का नाम डिफरेंट हो सकता है, वहाँ पर कैट आईडी है, मैं यहाँ पे कैट आईडी और यहाँ पे मैंने कैट आईडी कर दी, इसको डेटा टाइप में दे दी इन चीजों।
इसकी रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इस की को उठाएंगे और इसको उठा के इसके ऊपर ड्रॉप, ठीक है। तो ये आपके पास एक पेरेंट टू चाइल्ड की रिलेशनशिप बन गई। फिर इसी तरह से सप्लायर है, तो ये आप जो ये तो आपके पास कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी ना। अब सप्लायर है, जैसे आपने कहा कि आपके पास डाल्टा है, इसके अलावा आपके पास जो है ना और सोया सुप्रीम, ये सारे सप्लायर होते हैं इसके, उसको हम जी हाँ, मेरा आपका कुछ सवाल है, बोलो। एक सवाल ये था कि आपने प्राइमरी टू सेकेंडरी वो आपने उधर से जो आईडी आया बनाई है इसको हाँ। कनेक्ट किया है, आप इसकी इंडेक्स नहीं बनाएंगे? इंडेक्सिंग के बगैर बन जाती है? हाँ, हाँ। नहीं, जब इसके अंदर आपने कोई प्राइमरी की को डिफाइन किया है ना, प्राइमरी की ये यहाँ पे डिफाइन होगी ना, तो प्राइमरी की प्राइमरी है, की ठीक है। ऑटोमेटिकली जी, जी। इंडेक्स बन गया ना। नहीं, नहीं, ये क्योंकि तो बन गया है, लेकिन दूसरी हाँ, प्रोडक्ट के अंदर जो आपने आईडी के साथ किया है, वो इसमें नहीं, इंडेक्स नहीं बनाया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फॉरेन की लिए इंडेक्स बनाना थोड़ी जरूरी होता है, फॉरेन की है ना ये। अच्छा, हाँ, फॉरेन की जरूरत थोड़ी होता है। अब इसी तरीके अच्छा, से अच्छा। इसी तरीके से हम इंडेक्सेस वहां पर बनाते हैं जो कि जिसको हम कैंडिडेट की बनाने, जैसे मैंने कहा मैं ज्यादातर जो सर्चिंग करूंगा प्रोडक्ट की नेम पे सर्च करूंगा, ठीक है, या मैं उसकी प्राइस पे सर्च करूंगा, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो कोई मसला नहीं होता, मतलब ये फ़ास्ट काम कर जाती है इस तरह, बगैर हाँ, हाँ, इंडेक्स बनाए हुए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, अच्छा, बिल्कुल अच्छा, ठीक बिल्कुल है, ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर उसको हम सप्लाई आईडी देते हैं, तो इसको हम दे देंगे सुप आईडी, और इसको जो है ना हम यहाँ पर इसका भी रिलेशनशिप इसके साथ क्रिएट कर देंगे। तो ये आपके पास रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। डेटाबेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। अब जैसे ये देखिए, इसमें कोई मसला दे रहा है, मसला क्या दे रहा है देखते हैं इसको। मसला ये दे रहा है कि ये आपने इंटीजर ले लिया और सुप आईडी आपने गलती से 4 दे दिया है, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। यहाँ से हमने इसको अब दोबारा लिंक करेंगे तो ठीक है। फिर इसी तरीके से कस्टमर, अब देखें ये आया मसला कस्टमर का। एक कस्टमर बहुत सारी प्रोडक्ट खरीद सकता है और एक प्रोडक्ट बहुत सारे कस्टमर्स को बेच सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये है मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप। और जब भी मैनी टू मैनी की आपस में रिलेशनशिप होती है, तो इसके अंदर बीच में एक थर्ड टेबल इन्वॉल्व होता है। इन दोनों के दरमियान जो थर्ड टेबल वो इन्वॉल्व होगा वो होगा ऑर्डर। ये बिल्कुल इसी तरीके से देखें, जो वन टू मैनी होता है ना, ये होता है पेरेंट टू चाइल्ड, यानी जो हमेशा वो चाइल्ड रिलेशनशिप होल्ड करता है। हर प्रोडक्ट पे लिखा होगा उसको किस कंपनी ने बनाया है, हर प्रोडक्ट पे लिखा होगा ये किस कैटेगरी, ऐसा ही है। लेकिन हर कस्टमर पे ये नहीं लिखा होगा ये कौन सी प्रोडक्ट खा के खरीदेगा, या एक प्रोडक्ट के ऊपर ये नहीं लिखा होगा ये किस कस्टमर को देनी है, क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इनके दरमियान इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, और वो है मैनी टू मैनी। तो जब भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है, एक जो लेमैन को भी पता है कि भाई कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा, उसको ऐसी प्रोडक्ट उठा के नहीं दे देंगे। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी रिलेशनशिप है, मुझे प्रोडक्ट दे दो, सही तो। इसी तरीके से एक डॉक्टर है, बैठा हुआ है, वो पेशेंट के दरमियान उसके दरमियान रिलेशनशिप है, लेकिन कोई भी डॉक्टर को जाके नहीं दिखा सकता जब तक कि उसकी इनवाइस ना बनाए, यानी उसकी अपॉइंटमेंट ना ले, क्योंकि उनके दरमियान भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो यहाँ जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं किससे, ऑर्डर के टेबल से। यानी जब भी आप ये समझ लें कि दो टेबल्स के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा, तो इसमें एक बीच में थर्ड टेबल इन्वॉल्व होगा। यहाँ जो थर्ड टेबल इन्वॉल्व होगा वो होगा ऑर्डर। इस ऑर्डर के अंदर हम इनकी रिलेशनशिप को लिंक करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हर चीज आपस में लिंक होती है, उसके बगैर काम नहीं होता। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके घर में कोई भी आता है, वो चचाजाद, मामूजाद, फीजाद, कुछ ना कुछ होती, या फिर आपके रिलेशनशिप के बंदे होते हैं, चचा, मामू, ताया, खाला, कोई ना कोई रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं रिश्ता, कोई ना कोई रिश्ता होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी एंटिटी ऐसी खाली नहीं हो सकती, वो लिंक होगी। तो यहाँ पर इसको ऑर्डर आईडी दे देंगे, इसको हम इंटीजर कर देंगे, तो हम प्राइमरी की कर देंगे, इसको हम ऑटो जनरेट भी कर देंगे, यानी हर ऑर्डर जो जनरेट होगा तो हम, तो ये ऑर्डर इनिशियली नहीं था, लेकिन जब इसको हम बनाने बैठे तो तभी आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट का ऑर्डर बन रहा है, तो इसको प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, ये आपको इंटीजर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको बताना है कि कौन सा कस्टमर इसको खरीदने के लिए आया था, तो कस्टमर आईडी हो जाएगी, और प्रोडक्ट आईडी ऊपर से आएगी। कौन सा कस्टमर खरीदा था, कस्टमर आईडी आ जाएगी।
फिर उसके बाद कौन सा एम्प्लॉय इसको बेच रहे थे, एम्प्लॉय आईडी है जी। ये हमारी डेटाबेस, ठीक है। तो अभी आपने देखा मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं किया और आपकी डेटाबेस फाइनल इस वक्त हो गई। ये सारे टेबल्स भी आपके पास बन गए। अब इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, डेटा डिक्शनरी वगैरह बनाएंगे, इसके व्यूज बनाएंगे, फिर स्कोर प्रोसीजर बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी लंबी कहानी है हमारे पास। आज इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वीक के अंदर होगी, ठीक है। और उसके अंदर फिर आपको यासिर बता देंगे। आई थिंक यासिर कब है इनकी क्लास, ट्यूसडे थर्सडे को? हेलो यासिर, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है सर। क्लास कब है इनकी? इनकी क्लास अब नेक्स्ट थर्सडे को होगी। चलिए थर्सडे को क्लास है आपकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस दौरान जो है ना आप ये सारी इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेंगे। तो बीच में आपको कोई मसला हो तो आप क्लास से कांटेक्ट कर लेंगे, तो मैं आपको देखता हूँ। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल था आपसे जो पूछना था मुझे। जी बोले। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने 2015 2016 के अंदर एसपी डॉट नेट किया था, हम्म, बट उस टाइम पर मैंने जो प्रैक्टिस किया था ना वो मैंने किया था HTML CSS के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग ASP की कोडिंग वगैरह करेंगे डॉट नेट की या कोर की या MVC की, वो हम लोग C# पे ही करेंगे या क्या कहते हैं HTML के ऊपर करेंगे? देखिए इसके अंदर ना एमवीसी पैटर्न को यूज करते हैं, मॉडल, व्यूअर और कंट्रोलर। तो व्यूअर में हम कोई भी टेम्पलेट चूज करेंगे। जैसे अभी मैं आपको ये टेम्पलेट दिखा रहा था, नहीं प्री स्कूल का टेम्पलेट है या पहला वॉश का टेम्पलेट, ये तो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के ऊपर बना हुआ है ना पूरा। अब ये है कि सही मैं आपको थीम फॉरेस्ट का भी एक बता दूंगा क्रैक करने का तरीका ना। तो वहां से आप कोई भी टैबलेट मतलब पेट उठा सकते हैं। तो वो टैबलेट आपको मिल जाता है, बहुत सारे टैबलेट मेरे पास भी पड़े हैं उसको, ये सारे ना बूटस्ट्रैप पे बनेंगे। तो ये आप सही एज व्यू लेयर के ऊपर लगा देंगे। इसकी जो कोडिंग होगी वो C# के ऊपर होगी, यानी कंट्रोलर के ऊपर। जो मॉडल बनेंगे उसकी तीन अप्रोचेस हैं, मॉडल फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट, कोड फर्स्ट। यानी डेटाबेस में जो टेबल बनते हैं उन्हीं की हम क्लासेस बना लेते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से, और फिर हम उसको यूज करते हैं। इसको कहते हैं MVC, मॉडल व्यूअर। जी जी जी। मैंने MVC के ऊपर काम किया है और उसका क्या कहते हैं जो उसकी मास्टर क्लास होती है ना, मैंने वो तक बनाई हुई है। सही लेकिन है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सर बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि हम लोग जो अभी आप जो हमें कोर्स कराएंगे वो किस चीज़ के ऊपर कराएंगे? वो C# पे करा रहे हैं या HTML की बेसिस पे कराएंगे? नहीं नहीं, मैं C# पे करवाऊंगा मॉडल व्यू और कंट्रोलर के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको HTML पढ़ाऊँ। HTML के मैं बने बनाए टेम्पलेट आपको दूंगा, उनको यूज करना सिखाऊंगा। उसके अंदर जैसे अभी आप ये देख लेना, जैसे स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट की अब ये लिस्ट आ रही है स्टैटिक, इसको हम डेटाबेस से उठा के लेके आएंगे, डायनेमिक होगी। फिर इसके अंदर जैसे ये रिकॉर्ड ऐड करने का पूरा मैकेनिज्म है, तो ये HTML में बना हुआ है। इस पे हम ये देखेंगे रिकॉर्ड ऐड कैसे होगा डेटाबेस लेवल के ऊपर, फिर एडिट किस तरीके से होगा ये देखेंगे। या फिर शॉपिंग कार्ड ये पूरा बना हुआ है, तो हम शॉपिंग कार्ड के अंदर देखेंगे ये तो पूरा HTML में बना हुआ है ना। इसको हम डेटाबेस ड्रिवन करेंगे कि इसमें सर्चिंग कैसे होगी, इसमें रिकॉर्ड किस तरीके से आएगा, ये ऐड कैसे होगा, इसका ऐड टू कार्ड कैसे बनेगा, ये सारा कुछ करना, ये करेंगे। सही है, सही है। जी। मतलब पूरा हाँ, ऊपर ही। कंप्लीट एक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे और उसके लिहाज से उसको बनाएंगे। सही है। चलें, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। और कोई जी क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है। जी बोले। पहला तो ये था कि वीक में कितने दिन क्लास होगी, ये क्वेश्चन है। उसके बाद पहले इसका बता दीजिए। देखिए 2 दिन क्लासेस हैं इसकी, ट्यूसडे और थर्सडे को ना। तो ये डन। अभी, हाँ तो ये अभी तो फिलहाल जो है ना 10:30 बजे क्लास हो रही है। रमजान के हम्म। अंदर, रमजान के बाद जो है ना फिर हम लोग 10 बजे कर देंगे। डन है, डन है। अच्छा, मैं इनको मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। हम्म, देखिए, HTML और CSS का वास्ता ASP.NET में है। जहां मैं गलत हूँ वही बता दीजिएगा। हम्म। उसकी वजह ये है कि आपको फ्रंट पेज जब आप पेज डिजाइन करते हैं उसमें HTML CSS इन्वॉल्व हो जाता है। आइदर आप ASP.NET को या आप MVC यूज कर रहे हैं, वो तो बैक एंड पे जाता है, कोडिंग के अंदर आ जाता है। मैं सही हूँ? देखिए ASP डॉट टेम्पलेट नेट भी जो है यूज कर रहे ये, हैं तो HTML लगा आ जाता है उसमें। नहीं जी जी। ASP.NET जो है ना वो सर्वर साइड लाइन, उसके अंदर जो है हम लोग यूज कर रहे हैं कोड बिहाइंड को ना, और वो अपने सर्वर हम्म। कंट्रोल यूज करता है। जैसे यहाँ पर ठीक जो है। बटन लगा हुआ है ना HTML का, ये वाला बटन ASP.NET में नहीं चलेगा, ठीक है। तो और इसी तरीके से जैसे इमेज है तो इमेज भी वो ASP.NET वाला यूज करता है।
तो वहां पर ना उन सर्वर कंट्रोल की वजह से तो ASP.NET फेल हुई थी। लेकिन क्योंकि हमें प्रोजेक्ट में पेज तो डिजाइन करना पड़ता है ना, तो वो डिजाइन जब पेज करेंगे तो उसमें तो HTML कंट्रोल यूज हो रहे होंगे। हाँ, यही मैं यही उसके हवाले से मेन बात कर रहा हूँ। यही मेन रीजन था ASP.NET से जो लोग MVC के ऊपर स्विच हुए या MVC कोर के ऊपर आए, कि वो कहते हैं कि भाई मुझे डबल मेहनत थोड़ी करनी है। मैं मुझे मेरा जो है कस्टमर ये कह रहा है कि जो मैं टेम्पलेट दे रहा हूँ ना, टेम्पलेट खराब नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह से प्रोडक्ट ये आ रही है ना, इस तरह से ये आइकन भी बना हुआ, ऐड टू कार्ड भी बना हुआ, यहाँ से डाटा लेके आओ डेटाबेस से उठा के, या फिर ये भी स्मार्ट सा जिसके अंदर अप्लाई हुआ ये भी वैसे ही हो। तो ये सब कुछ वो कह रहा है ऐसे ही बना के दो। तो ये ASP.NET के अंदर एक चैलेंज हो जाता है इसको बनाना। ठीक है। नहीं, चैलेंज हो जाता है। तो हम लोग लेकिन MVC के अंदर एज इट इज यूज कर लेते हैं, MVC कोर में भी एज इट इज यूज कर लेते हैं। पूरा टेम्पलेट में उठाऊंगा, उसको व्यू में उठा के डालूंगा और उसको जो है ना कंट्रोलर के साथ लिंक कर दूंगा। ये मेरा सरदर्द खत्म हो गया। अब टेम्पलेट एज इट इज यूज हो जाता है। लेकिन चलें अब जब जब हम उस पर जाते थे ना ASP.NET, वहाँ डिफिकल्टी होती थी। नहीं, अब जैसे मैं कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज या बैंक्स में देखता हूँ ना, तो वहाँ पे एक ही बंदा होता है, उसका प्रोजेक्ट मिल जाता है, 2 लोग होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं और वो प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर करना होता है, इस टाइप की चीज़ें हो रही होती हैं। तो उस सूरत में हम पेज भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम जो है ना उसके अंदर बैकएंड पे कोडिंग भी कर रहे होते हैं साथ-साथ। बिल्कुल आपकी बात तो सही है, लेकिन अभी ज्यादातर जो हम लोग जो है ना, जैसे कि आप थीम फॉरेस्ट पे जाना है तो एक से एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, वहां से आप कोई भी टेम्पलेट उठा लें हुँ, उसको एडिट कर लेते हैं परसों। अच्छा, मुझे इसका टेम्पलेट्स पे कभी गया नहीं और इसीलिए तो आपसे क्लास ले रहा हूँ कि आपसे बेहतर सीखने को हाँ, मिलेगा। वो इंशाल्लाह आप करवा देंगे। और भी हाँ, बस यही चीज़ थी और क्वेश्चन वो बातों में निकल गया कि याद ही नहीं रहा मुझे, बाद में पूछ लेंगे। हाँ, वाह जी। और कोई सवाल? ठीक है यासिर, तो फिर अब इसमें यहाँ पर क्लोज करते हैं। ये मैं आप थोड़ी देर में आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप जो है ना इसको देख के अपनी इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते सर हैं। बोले। सर मेरा एक सवाल था आपसे। हाँ हाँ बोले। सर ये आजकल के दौर में मर्न स्टैक के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, और मर्न स्टैक का कंपैरिजन अगर डॉट नेट से किया जाए तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये मड स्टैक है ना, बेसिकली है MongoDB, एक्सप्रेस सर्वर, रिएक्ट और Node.js। जी जो बिल्कुल। पहले की चीज उसके अंदर आ रही है वो डेटाबेस आ रही है, जो कि वो कह रहा है कि MongoDB की यूज करो, जो कि एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, उसका स्कोप लिमिटेड है। तो ये कहता है कि ज्यादातर आप इस किस्म की डेटाबेस बनाओ जो कि डीनॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर है, और फिर वो कहता है इसकी जो स्कोप है वो ज्यादातर इस किस्म की है, जैसे कोई स्ट्रीमिंग साइट आपको बनानी है या फिर आपको कोई ब्लॉगिंग साइट बनानी है, यानी उसका स्कोप लिमिटेड है। जबकि हमारे पास ज्यादा जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो अगर मैं ERP लेवल की बना रहा हूँ, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की, तो उसके अंदर मुझे कंप्लीट डायग्राम चाहिए, नॉर्मलाइज डेटाबेस चाहिए, एक फुल फ्लैग डेटाबेस जैसे एसक्यूएल सर्वर की या फिर ओरेकल को मैं यूज करना चाह रहा हूँ। जबकि MongoDB कहता है जनाब आप मेरे जो है ना उसको यूज करो, मर्ज स्टैक कह रहा है MongoDB को यूज करो। इस लिहाज से उसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है, उसकी जॉब्स भी लिमिटेड हो जाती है। तो वो इतनी ज्यादा मार्केट में ज्यादातर लोग जिस वक्त जो काम कर रहे हैं वो फुल स्टैक पे काम, यानी फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि आपके हाथ पांव कहीं नहीं बंधे हुए, आप आराम से रेस्टफुल एपीआई कोई भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है ना इसके अंदर जो कवर करवा रहे हैं जो है, वो उसको यूज करवा एंगुलर को। एंगुलर का वैसे कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं है, लेकिन ये है कि तो आपको दे दूंगा फीस को ऑल्टरनेटली सिंगल पेज एप्लीकेशन जी। अच्छा, एक सवाल है मेरा भी, वो ये हाँ था कि जब जॉब्स आ रही है ना इसकी, तो इसके डॉट नेट कोर के साथ नोड जीएस और एंगुलर, वो एंगुलर जो आपने बात कर दी, इन दो को जरूर मांगा जा रहा है आजकल। तो क्या देखिए, ये इसके साथ साथ चलती है या अलग से सीखना पड़ता है? अभी फिलहाल तो हमने 3 मंथ्स का जो कोर्स बनाया है ना, तो उसके अंदर तो एंगुलर मैंने नहीं डाला। नहीं, कोई मसला नहीं, नहीं नहीं, मैं अलग से सवाल पूछ रहा है। हाँ, तो इसमें ये होगा कि हम लोग आफ्टर 3 मंथ्स बाद जो है ना देख लेंगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उनको मैं Node.js भी कवर करवा दूंगा और एंगुलर भी कवर करवा दूंगा। मैं तो ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें कोई मसला हम्म, नहीं है। तो एंगुलर के अंदर जो है ना वो आपको प्रोफेशनल लेवल के ऊपर वो 1 महीने में कवर हो जाएगा। तो जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उसके लिहाज से हम लेके चलेंगे, क्योंकि एंगुलर नोड जेएस ये दोनों की बात कर रहे हैं मुझसे, या एक ये दोनों सिर्फ करवा, एंगुलर की बात की ये सर्वर साइड के ऊपर यूज होता है ना, सर्वर बन है? जाता है लेकिन ना। नोड जेएस जो है वो तो रिएक्ट के साथ नहीं जा रहा होता। Node.js तो एक अलग पैटर्न है ना यार, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे एंगुलर हम्म भी जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो उसको Node.js चाहिए होता है। और फिर उसके अंदर सर्वर साइड जो है ना, यानी आपके पास जैसे कोई भी रेस्टफुल एपीआई बनानी है ना, तो उसके लिए Node.js तो कुछ रिक्वायर्ड है ना, तो वहां पर यूज हो रहा होता है। आप उसको चाहे काम करें नहीं करें। मर्ज स्टैक के अंदर वो यूज कर रहा है एक्सप्रेस सर्वर, यानी हम्म MongoDB, एक्सप्रेस सर्वर, रिएक्ट और Node.js।
नोड डॉट जेएस तो बैकएंड है, तो बैकएंड किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे एंगुलर का भी जो बैकएंड है वो नोड डॉट जेएस है, तो वो उसका नाम है। ठीक है, जी ठीक है। सर जी बोले। सर बेसिकली जो है नोड जीएस जो है ये जब रिएक्ट का इन्वायरमेंट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए नोड जेएस चाहिए होता है, जी 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 और जावा स्क्रिप्ट को रन टाइम करने के लिए रिएक्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें हाँ हाँ। इन्वायरमेंट बनाने के लिए। तो सर ये नोड नोड डॉट जेएस ये किस तरीके से जो है डॉट नेट को सपोर्ट करेगा? नहीं देखिए, एंगुलर के लिए बात कर रहा हूँ ना, अगर आप एंगुलर के एप्लीकेशन के ना फ्रंट एंड उसको बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग जी कहते हैं कि नोड डॉट जेएस को ना बैकएंड के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट वो उस वहां पर जो है ना वो अप्लाई हो, ठीक है, अच्छा फिर वो बैकएंड जो है ना के तौर पे यूज होता है और उसके लिए आसान उस पर अप्लाई। फिर यहाँ पर जो सर्वर जो है ना वो तो फिर हम कोई भी यूज कर लेंगे, ये रेस्टफुल सर्वर भी आपके पास यूज होता है, उसके अंदर रेस्टफुल एपीआई जो है ना वो बन जाती है जिसको हम अप्लाई कर रहे सही। हैं। जी सर एक चीज और जाननी थी कि मार्केट के अंदर जो है ना डॉट नेट के हवाले से जो है ना काफी सारी रूमर्स कह लें या कुछ कह लें, मैंने काफी लोगों से पूछा भी, तो उन्होंने मुझे जो है ना ज्यादातर लोगों ने मुझे सजेस्ट ये किया कि जो है ना आप जो है मर्न स्टैक सीखें, आप जो है मर्न स्टैक सीखें। मैं हालांकि ऐसा मैंने कंपैरिजन ये करता हूँ कि आप एक काम करना, आप जाना उसके पर जाना इंडीड के ऊपर, और वहां पर जाके ना मन स्टैक डेवलपर की सैलरीज को गेट करना और उसकी नंबर ऑफ जॉब गेट करना, और वहां पर जाके ना फिर एक और वर्ड लिखना डॉट नेट डेवलपर, तो आपकी खुद आंखें खोलने के लिए वो काफी होगा। मॉडर्न स्टैक की इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलरी है ना, बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद वो 1 से 1.5 लाख है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉट नेट डेवलपर है ना वो आराम से 3 4 लाख रुपए 1 2 साल एक्सपीरियंस। तो हमें ये प्लेटफॉर्म देखना होता है कि जहां पर जो है ना वो आप जो है ना उसको यूज करना चाहते हैं और उसके लिहाज से जो है ना वो अप्लाई करना चाहते हाँ, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर सर, तो हैं। जी फिर जी बोले। मार्केट के अंदर डॉट नेट की जॉब्स ज्यादा हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं हर बोल नहीं रहा, ये देख लेना आप इसके ऊपर जाए, अगर आप उसके ऊपर इंडीड के ऊपर आप चले जाए, मैंने प्रीवियस जो हमने जी अनाउंस भी किया था तो उसमें आप देखें, तो इस वक्त जी जी। ऐसी हालत ये है कि आपके पास जो है डॉट नेट डेवलपर्स की डिमांड इस वक्त मौजूद है, और उसके अच्छा। अंदर आपको ना बंदे नहीं। ये देखिए डॉट नेट डेवलपर की, ये जो सीनियर डॉट नेट डेवलपर का नाम है, लाख 10 हजार रुपए दे रहे हैं। और क्या ये है कि आप उससे कुछ सर्च करेंगे ना तो आपको वैल्यूज, अब जैसे ये तकरीबन 2 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए, ये मैं जी यानी अभी मैं ऐसी सर्च किया, मुझे इसका आइडिया है इस वक्त जी जिसमें हमारे पास बिल्कुल। है 2 2.5 लाख रुपए आप का बिल बना। तो आपको आइडिया होगा। अब क्या आप ये आप उसके अदर प्लेटफॉर्म जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं मर्न स्टैक की, वो मैं आपको बता, मर्न स्टैक की आप देखें, ये इसको एक्सपीरियंस के बाद भी वो आपको ना हाँ, 10 से 1 लाख रुपए, 80 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, असम नादिर ही कोई है 1 लाख से ऊपर इसको। ये बहुत अच्छा, इसकी जो मेन रीजन आता है ना समझ में, वो ये आता है कि डॉट नेट की ज्यादातर जो जॉब्स है ना वो यूएस से यूके की, वो अगर $1,000 भी इसको दे रहे हैं ना तो वो तो वहाँ पर $5,000 तक एक बंदा अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर $1,000 भी देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, यार बहुत ही चीप मिल गया। तो ये आपको खुद एक आइडिया करने के लिए काफी है, ये 40 50 हजार से ज्यादा जो ना सैलरी नहीं दे रहे, और क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा डिमांड आपके पास यूएस से यूके के अंदर नहीं है, ये एक मेन रीजन है।
वरना जो है ना आप उसके अंदर अब हम ये देख लेते हैं ना कैरियर पाथ इसका ज्यादा है जिसके अंदर हम आगे ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो मेरे नजदीक जो है डॉट नेट इस वक्त है ना सबसे ज्यादा कैरियर पाथ रखता है और जिस पे असर जी। और भी क्वेश्चन नहीं? चलें काफी रात हो गई, शहरी में भी उठना है इंशाल्लाह जो है ना, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो मैं अब इसकी वीडियो जो है ना दे दूँ। ठीक है यासिर। ठीक है, चलते हैं, ठीक बहुत शुक्रिया। है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।